नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 है भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, दैट इज कृषि व्यवस्था। पहला प्रश्न है ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हेतु किन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। तो कृषि पर, पशुपालन पर, भूमि व्यवस्था एवं भूमि सुधार मुद्दों से संबंधित सभी पर जो है ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना है, तो इन सभी पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का मुख्य आधार कृषि, पशुपालन एवं भूमि व्यवस्था एवं भूमि सुधार को माना जाता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक सेवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और इन सेवाओं को उन्नत करके ही ग्रामीण विकास की संकल्पना को सार्थक बनाया जा सकता है। और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह कथन किसका है? सही जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए। वर्तमान समय में रोजगार करने में कृषि का कितना योगदान है? ऑप्शन यहां पर सी सही जवाब है, लगभग 57%। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित है? तो चाहे सूती वस्त्र उद्योग हो, चीनी उद्योग, रेशम, सभी की सभी। ऑप्शन डी यहां सही जवाब होगा। कुल निर्यात में कृषि और उससे संबंधित वस्तुओं का अनुपात लगभग कितना है? 36.8% है, ऑप्शन सी। कुल निर्यात में कृषि और उससे संबंधित वस्तुओं का अनुपात लगभग 36.8% है। इसके अंतर्गत कच्चे एवं तैयार माल दोनों को शामिल किया जाता है जो कृषि उत्पाद के द्वारा प्राप्त किया जाता है। भारतीय कृषि की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? उत्पादन में अनिश्चितता होती है, बिल्कुल बात सही है। निम्न उत्पादकता है, अल्प एवं छिपी हुई रोजगारी भी होती है। सीमित लोगों की जो भूमिका यहाँ पर बताई जा रही है, यह ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत है। ऑप्शन डी यहाँ सही जवाब होगा। उत्पादन में अनिश्चितता, निम्न उत्पादकता एवं अल्प छिपी हुई बेरोजगारी की स्थिति भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताएं हैं। इसमें सीमित जो नहीं है, ठीक है, जो लोगों की भूमिका सीमित बताई जा रही, सीमित नहीं है बल्कि असीमित लोगों की संलग्नता होती है। कोई लिमिटेड लोग नहीं होते, कभी कोई लिमिट थोड़ी निर्धारित है कि इतने लोग ही कृषि करेंगे, ठीक है। कृषि में निम्न उत्पादन की सामान्य कारण क्या है? तो अपर्याप्त वित्त एवं विपणन सेवाएं होती हैं। निरुत्साहजनक ग्रामीण वातावरण भी रहता है। कृषि क्षेत्र में अधिकांश लोगों का जुड़ा होना। यहाँ पर आप कहेंगे उपयुक्त सभी। ऑप्शन यहाँ पर डी आपका सही जवाब होगा। कृषि में निम्न उत्पादन का तकनीकी कारण नहीं है। कौन सा नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पर जो सही जवाब होगा आपका, अभी ऊपर पढ़ के आ रहे हो, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा, पर्याप्त वित्त एवं विपणन। क्योंकि होता क्या, अपर्याप्त वित्त एवं विपणन, ठीक है। भारत में प्रति व्यक्ति जोतों का आकार कितना हेक्टेयर होता है? सही जवाब होगा 1.6, ऑप्शन ए। भारत में प्रति व्यक्ति जोतों का आकार प्रति व्यक्ति केवल 1.6 हेक्टेयर है, जो विश्व में बहुत कम है। पारिवारिक विवादों के कारण भाइयों के मध्य भूखंड का निरंतर विभाजन हो जाता है। इसीलिए भारत में जोतों के आकार के छोटे होने के पीछे इसे एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। पारिवारिक कारणों के अलावा और भी कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से भारत में जोतों का जो आकार है वह छोटा है। भारत में जोतों के आकार का छोटा होने का जो मुख्य कारण है वो क्या है? सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या पारिवारिक? ऊपर पढ़ के आ रहे हो, पारिवारिक कारणों से। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है। भारत में स्वतंत्रता से पहले कितने प्रतिशत भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध थी? स्वतंत्रता से पहले सिंचाई के लिए कितनी भूमि? तो भूमि की सिंचाई के लिए जो व्यवस्था थी वह थी 19%। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा। भारत में अधिकांश किसानों को आज भी सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर होना पड़ता है। भारत में स्वतंत्रता से पहले 19% भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध थी, जो कि वर्तमान में बढ़कर 36% हो गई है। अगला प्रश्न है कि भारत का कितना
प्रतिशत कृषि क्षेत्र सिंचित है? अभी पढ़ के आ रहे हो, वर्तमान बाय दैट टाइम रहा 19%, वर्तमान में 36 हो गया। ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आगत है? तो बीज हो, सिंचाई हो, कृषि यंत्र, सभी की सभी। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब होगा। बीज, सिंचाई, कृषि यंत्र से ये सभी कृषि आगत हैं। इसके अलावा उर्वरक को भी कृषि आगत की श्रेणी में रखा जाता है। कृषि आगत ऐसे साधन होते हैं जिसका उपयोग कृषि उत्पादन के कार्यों में किया जाता है। इसके अभाव में कृषि कार्य को सफल बनाना संभव नहीं है। उन्नत बीज को विकसित करने हेतु वर्ष 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम का गठन किया गया था। कब? 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम का गठन। अगला प्रश्न वही है कि भारत में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना या गठन कब की गई थी? कब की गई थी? 1963। ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब होगा। प्रायोगिक बीज फसल योजना की शुरुआत किस फसल मौसम में हुई? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, खरीफ मौसम। प्रायोगिक बीज फसल योजना खरीफ फसल के साथ प्रारंभ हुई थी। खरीफ मौसम के दौरान चावल, मूंगफली, मूंग फसलों की बुआई की जाती है। इन फसलों की बुआई जुलाई अगस्त माह की जाती है। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपका सही जवाब होगा वाराणसी में, ऑप्शन बी। यह केंद्र बीजों की गुणवत्ता हेतु रेफरल करता है और बीजों की गुणवत्तात्मकता क्या है? जांच करता है। बृहत सिंचाई योजनाएं जो होती हैं उनके बारे में बताना है, कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया है 2000 हेक्टेयर या उससे कम, बिल्कुल गलत। 2000 हेक्टेयर से अधिक किंतु 1000 हेक्टेयर से कम, यह भी गलत। 1000 हेक्टेयर से अधिक, ये भी सही है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। क्षमता के आधार पर सिंचाई योजनाओं को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। बृहत सिंचाई योजना के अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर, ठीक है, 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूभाग की सिंचाई की जाती है। लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत 2000 हेक्टेयर तक की भूमि सिंचित की जाती है, ठीक है। बृहत सिंचाई है 10,000 हेक्टेयर से अधिक। मध्यम सिंचाई योजना के तहत 2000 हेक्टेयर से अधिक परंतु 10,000 हेक्टेयर से कम, लेकिन वही 10,000 जैसे ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? बृहत। और वर्तमान में देश में समूची सिंचाई क्षमता का जो अनुपात है वह 89.4% है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में देश की समूची सिंचाई क्षमता का कितना % उपयोग में लाया जा रहा है? अभी पढ़ के आ रहे हो जस्ट, तो 89.4% होगा, ऑप्शन डी। भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत है? सही जवाब होगा सतही सिंचाई, ऑप्शन डी। चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 का प्रश्न है। भारत में लगभग 90% क्षेत्र सतही सिंचाई द्वारा सिंचित किया जाता है। सतही सिंचाई का तात्पर्य है भूजल द्वारा किए जाने वाली सिंचाई से है। भारत में नलकूपों एवं तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। मानसूनी निर्भरता के कारण भारत में सिंचाई की अन्य स्रोतों को विकसित किया गया है और भारत के बहुप्रचलित सिंचाई स्रोत ट्यूबवेल हैं, यानी नलकूप, ट्यूबवेल, और इसी के माध्यम से करीब जितनी सिंचाई होनी चाहिए उसका 45% भूमि पर सिंचाई होती है नलकूप से। तो सबसे ज़्यादा भारत में नलकूप से सिंचाई होती है, खासकर उत्तर प्रदेश में भी आप यही पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत क्या है, यानी सबसे ज़्यादा सिंचाई क्या है, किससे होती है? ट्यूबवेल, तालाब, कुआं, नहर। क्या है? ट्यूबवेल, नलकूप। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? आपका सही जवाब होगा ड्रिप प्रणाली, ऑप्शन बी। सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययी ड्रिप सिंचाई प्रणाली है। इस प्रणाली की खोज सर्वप्रथम इजराइल में की गई थी। इसमें 75% तक जल की बचत होती है। इस प्रणाली में क्या है कि जल की मात्रा सीधे जड़ तक पहुंचती है और उष्णकटिबंधीय शुष्क प्रदेशों के लिए यह प्रणाली अधिक कारगर मानी जाती है। अगला प्रश्न चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 का है कि एनपीके की किस अनुपात की संस्तुति की गई है? सही जवाब है 4:2:1।
अगला प्रश्न है कि भारत में चयनात्मक एवं आंशिक यंत्रीकरण की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना से हुई थी। देखिए ये जो प्रश्न है ना, ये 2015 का प्रश्न है। ये थोड़ा अपडेटेड रेशियो है, इसको आप घर 2022 एडिशन कराया गया, वहाँ पर अपडेटेड मिल जाएगा, वहाँ से आप कवर कीजिएगा। ठीक है, थ्योरी के पार्ट कवर करना बहुत ज़रूरी है। भारत में चयनात्मक या आंशिक यांत्रिकरण की शुरुआत बताइए किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, 5वीं। एक थ्रेसर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि, ऑप्शन यहाँ पर ये सही जवाब है, इसकी गति अधिक हो। वहीं पर घटना चक्र में आप देखेंगे तो इसका आंसर थोड़ा अलग दे रखा है, ठीक है, जो कि आयोग का आंसर ही होगा। तो आप देख लीजिएगा, घटना चक्र वाला जो कराया गया है बुक को आप कवर जरूर कीजिएगा, वहाँ पर आंसर सी को बोला गया है जो कि आयोग का होगा। ठीक है, तो अलग अलग है कुछ आंसर भी। एक थ्रेसर द्वारा अनाजों का सर्वाधिक नुकसान उस समय होता है जब थ्रेसर की गति अधिक तीव्र होती है। तीव्र गति के कारण अनाज के दाने थ्रेसर के अंदर उच्च वायदाब के कारण गति करने लगते हैं और थ्रेसर में संलग्न लोहे की प्लेट से कट जाते हैं, तत्पश्चात भूमि के साथ बाहर उड़ जाते हैं। अब थ्रेसर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है। अब यदि हम सी को माने पक्की फसल को थ्रेसर में डालने में कमी हो तब भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है आप क्या है। आयोग का आंसर आई थिंक सी माना रहा होगा कि घटना चक्र में दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए क्या करना है कि आप टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल क्या है, @ऑनलाइन स्टडी किंगडम, वहाँ पर जाइएगा तो ये जो 2008, ठीक है, और 2015, 2008 और 2015 का जो पेपर हुआ है चकबंदी या राजस्व का सभी का, ठीक है, तो वहाँ पर जो 2021 एडिशन है ना पेपर वाला, उसका पूरा का पूरा बुक का PDF पड़ा हुआ है सोल्यूशन सहित। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस घटना चक्र वाला मिल जाएगा आपको मार्गदर्शिका नाम से 2021। ठीक है, तो वहाँ देख लीजिएगा और PDF भी आप देख सकेंगे। ठीक है, PDF पूरा देख रखा है पूरी बुक का, तो आप देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन घटना चक्र सोल्यूशन बेस्ट रहता है, तो आप देख लीजिएगा, जो आंसर होगा वही माना होगा आयोग ने। अगला प्रश्न है कि कृषि यंत्रीकरण का लाभ नहीं है। कौन सा लाभ नहीं है भाई? तो यंत्रीकरण से क्या है, श्रम और पशुपालन की बचत होती है। बात सही है भाई, कृषि यंत्र आ गए, लोग पहले बैल वैल से अपना जोते बोते थे, ठीक है, अब क्या है श्रम भी कम हो गया, पशुपालन की बचत भी हो रही है। बात तो सही है, उत्पादकता में वृद्धि है और रोजगार के अवसरों का विस्तार भी हुआ है, लेकिन उत्पादन लागत में वृद्धि भी हुई है। तो इसलिए आप जान देंगे कि कृषि यंत्रीकरण का ये जो लाभ बताया जा रहा है, तो क्या अगर उत्पादन लागत में बढ़ोतरी हो रही है तो लाभ आप थोड़ी बोलोगे उसको। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ सही जवाब होगा। कृषि यंत्रीकरण के कारण श्रमियों पशुधन की जो है वो पर्याप्त बचत होती है, साथ ही उत्पादकता में वृद्धि होती है। इससे रोजगार के अवसरों का व्यापक विस्तार होता है और उत्पादन लागत में कमी होती है। चलिए, RRB की स्थापना कब हुई थी बताइए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों बताइएगा। वर्ष 1975। इससे संबंधित जो 1000 MCQ सीरीज में दूसरा सेट है ना, वहाँ पर RRB के बारे में डिटेल में कहाँ सबसे पहला हुआ, वर्तमान कितने RRB हैं, सब मिल जाएगा। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि संबंधित कार्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी। गोवा एवं सिक्किम को छोड़ दो तो देश के अन्य सभी राज्यों में इसकी शाखाएं स्थापित हैं। इसी तर्ज पर ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यों के लिए ऋण प्रदान करने हेतु बृहत स्तर पर 1982 में नाबार्ड बैंक की स्थापना भी की गई है। हरित क्रांति के पश्चात भारतीय कृषि में क्या सुधार आया है? खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता हुई, व्यावसायिक कृषि है, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि हुई है। ऑप्शन डी यहाँ सही जवाब होगा। देश के कितने प्रतिशत भूभाग यानी सिंचित भूमि पर बहुफसली कार्यक्रम लागू है? सही जवाब होगा 71%, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन आधुनिक कृषि यंत्र नहीं है? थ्रेसर भी है, हार्वेस्टर भी है, ट्रैक्टर भी है, लेकिन बैलों के हल आधुनिक थोड़ी बहुत पुरानी मॉडल हो। ऑप्शन सी।
देश में स्थापित कृषि उद्योग निगम के मुख्य कार्य क्या हैं? देश में स्थापित कृषि उद्योग निगम के मुख्य कार्य क्या हैं? तो कृषि उपकरणों की आपूर्ति करना, अनाज प्रसंस्करण है, भंडारण करना, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। भूमि संरक्षण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नहीं है। भूमि संरक्षण व्यवस्था का तो वृक्षारोपण करना, बात बिल्कुल सही है। पशुचारण को बढ़ावा देना, भूमि संरक्षण पशुचारण को बढ़ावा नहीं देना है। बेकार भूमि की कृषि योग्य बनाना, परती भूमि को कृषि में बदलना, ये सभी के सभी भूमि संरक्षण व्यवस्था के उद्देश्य हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर गलत है, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। पशुचारण को बढ़ावा देना भूमि संरक्षण की व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नहीं है। भूमि संरक्षण का मुख्य उद्देश्य बेकार तथा परती भूमि को कृषि योग्य बनाना होता है। इसमें वृक्षारोपण भी सहायक साबित होता है। इतना ही नहीं, देश में मृदा परीक्षण की भी व्यवस्था की गई है। भूमि संरक्षण की व्यवस्था देश के उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तथा मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर लागू की गई है। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय बताइए। यह उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के नाम से, दैट इज पंतनगर। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा, गोविंद वल्लभ पंत। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड के पंतनगर में 17 नवंबर 1960 को खोला गया है। कृषि नीति के कृषि अनुसंधान से संबंधित कई अन्य संस्थाओं की स्थापना की गई है। वर्तमान में कृषि से संबंधित क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के लिए 8 कृषि विश्वविद्यालय, 39 राज्य कृषि विश्वविद्यालय तथा मणिपुर में इम्फाल प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला गया है। देश में कृषि अनुसंधान हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना भी की गई है। अगला प्रश्न पूछा गया था लेखपाल परीक्षा 2008 में कि देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र है कहाँ पर? तो यह पड़ता है पुदुचेरी में। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। और इसकी स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी। देश के कुल 527 कृषि विज्ञान केंद्र खोले गए हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना वर्ष 1973 में गठित डॉक्टर मनमोहन सिंह मेहता समिति की रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर की गई थी। यह केंद्र शिक्षण एवं प्रशिक्षण का कार्य करते हैं। कृषि एवं उद्योगों के मध्य अग्रगामी संबंध का आशय क्या है? सही जवाब होगा कृषि द्वारा उद्योगों को आगत उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन हरित क्रांति से उत्पन्न प्रमुख समस्या नहीं है? उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि ये कोई समस्या नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति के बाद श्रम विस्थापन हुआ है। तो श्रम का जो विस्थापन है वो गांव से नगर की ओर है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा। हरित क्रांति के प्रभाव स्वरूप श्रम विस्थापन गांव से नगरों की ओर हुआ है, क्योंकि गांव के कृषि कार्यों में मशीन या कृषि यंत्रों का प्रभाव बढ़ गया, जिससे मजदूरों को काम मिलना बंद हो गया, जिसके फलस्वरूप वो नए रोजगार की तलाश में अपने नगरों की ओर विस्थापित होने में विवश हो गए। हरित क्रांति से कौन सा राज्य आर्थिक रूप से संपन्न हो गया? तो इसमें से आप देखेंगे पंजाब। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। हरित क्रांति से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं राज्य संपन्न हो गए, जबकि शेष राज्य पिछड़ गए। इसका कारण इन राज्यों पर हरित क्रांति का प्रभाव व्यापक स्तर पर पड़ा है, जिसके फलस्वरूप यहाँ के किसानों व मजदूरों की आय के स्तर में काफ़ी वृद्धि हो गई, जिससे उनकी स्थिति में सुधार हुआ और इन क्षेत्रों के प्रभाव को आज भी देखा जा सकता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संस्थागत सुधारों का प्रमुख घटक कौन सा है? आपका सही जवाब होगा भू धारण की व्यवस्था। ऑप्शन ए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संस्थागत सुधारों का एक प्रमुख घटक भू धारण की व्यवस्था है। देश में आज़ादी के बाद भूमि सुधार की पहल की गई, किंतु वह सफल नहीं हो पाई। यही कारण है कि आज भी देश में भूमि का असमान जो है वो वितरण पाया जाता है। लाखों किसानों में भूधारण की निश्चितता प्रदान नहीं की जा सकी है तथा देश में बड़ी आबादी के पास भूमि की 1 एकड़ से भी कम है। तो किसानों की भूमि किसी के पास, किसान के पास भूमि नहीं है, किसी के पास बहुत ज़्यादा है। अगला है चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 का प्रश्न की हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए है? तो समझ आ गया होगा, गेहूं और चावल। ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया 2015 में कि भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति। आपका सही जवाब हो जाएगा रजत क्रांति का जो संबंध है वह हो जाता है अंडा उत्पादन, अंडा चिकन। ठीक है।
अगला चकबंदी लेखपाल पीत क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष क्रांति के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में उत्पादक दर को कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य है? सही जवाब होगा 4%। इंद्रधनुष क्रांति के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में उत्पादन दर को 4% बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध जो है वो समग्र क्रांतियों की समग्र रूप से है। केसरिया क्रांति किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने से संबंधित है? केसरिया क्रांति आपका सही जवाब होगा एनर्जी सेक्टर, ऊर्जा क्षेत्र है, और इसकी शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने की है। भारत में कृषि निर्यात क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? सही जवाब होगा 46, ऑप्शन बी। भारत में कृषि निर्यात क्षेत्रों की कुल संख्या 46 है, जो 19 राज्यों में फैली हुई है। यहाँ से कृषि उत्पादों को निर्यात हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, और इसी के मद्देनजर मध्य प्रदेश में बीज मसाला निर्यात क्षेत्र स्थापित किया गया है। तो बीज मसाला निर्यात क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि कृषि निर्यात नीति 2018 के अंतर्गत कब तक कृषि निर्यात को $60 अरब से अधिक करना है? कब तक? 2022 तक। और किसानों की आय को दुगना भी करना है 2022 तक। ठीक है, चलो। बीज मसाला निर्यात क्षेत्र किस राज्य में स्थापित है? अभी पढ़ के आ रहे हो, कहाँ है भाई? मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी। सिंचाई जल के माध्यम से उर्वरक या उपयोग तकनीक कहलाता है? बताइयो। फर्टिगेशन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि सहकारी खेती की किस प्रकार की समस्या का अस्थायी समाधान है? तो जो तो विभाजन हो, विखंडन हो, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सहकारी खेती का घटक बताना है आपको। आपका सही जवाब होगा सहकारी खेती का घटक किसान। निम्नलिखित में से कौन सी एक सहकारी खेती का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा व्यक्तिगत खेती। सहकारी समिति कौन सी सुविधाएं प्रदान करती हैं? ऋण, बीज, खाद, सभी की सभी, ऑप्शन डी। सहकारी खेती संबंधित कार्यक्रम केंद्रीय सरकार द्वारा कब तक चलाया गया था? सही जवाब होगा मार्च 1969। सहकारिता शाखा अधिनियम सर्वप्रथम किस वर्ष पारित किया गया था? सहकारिता शाखा अधिनियम 1904। किस वर्ष सहकारिता को केंद्रीय सूची से हटाकर प्रांतीय सूची में शामिल किया गया? याद रखना है सहकारिता, ठीक है, ये राज्य सूची का विषय। ऑप्शन यहाँ पर आपका 1919 होगा बी। अनुबंध कृषि वर्तमान में देश के किस राज्य में विशेष रूप से प्रचलित है? बताइए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा पंजाब, ऑप्शन सी। अनुबंध कृषि वर्तमान में देश की पंजाब तथा तमिलनाडु में विशेष रूप से प्रचलित है। यह किसानों को उच्च आय प्रदान करता है। इससे कृषि उत्पादकता तथा किसानों की आय को बढ़ावा मिलता है। इससे किसानों को उत्पादों का एक उचित मूल्य तथा बाजार प्राप्त होता है। इससे कारपोरेट पर किसानों की निर्भरता भी बढ़ती है। त्वरित चारा विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 11-12 में। ऑप्शन यहाँ पर बी आपका सही जवाब होगा। पूरक प्रोटीन पर राष्ट्रीय मिशन किस वर्ष शुरू की गई थी? 2011-12 में। सघन कृषि निकास कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1960-61 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में शुरू की गई थी? अलीगढ़। सूखे की संभावना वाले क्षेत्रों में सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर किस वर्ष शुरू किया गया था? 1973। भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता विपणन संघ दैट इज नेफेड की कार्य कौन से हैं? विपणन है, प्रबंधन है, कृषि उत्पादकों का आयात निर्यात। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब होगा। देश में एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम
किस वर्ष संचालित है? 1989-90। ऑप्शन सी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य किस फसल के उत्पादन को बढ़ावा देना था? तो चावल गेहूं। भाई चावल गेहूं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलता है लोगों को, तो बढ़ावा देंगे, है ना, तभी तो गवर्नमेंट लेगी, खरीदेगी, फिर देगी सबको सब्सिडी के तौर पर। तो गेहूं हो, दाल में देखेंगे चना वगैरह मोटा अनाज मिल जाता है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब है, उपरोक्त सभी। नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है क्या है? तो नाबार्ड एक बैंक है। ऑप्शन डी। मूल्य स्थिरीकरण कोष, मूल्य स्थिरीकरण फंड बताना है, कोष है, इसका गठन कब हुआ है? सही जवाब हो जाएगा वर्ष 2003 में गठन हुआ है। इसका गठन 2003 में हुआ है। चाय, कहवा जैसी महत्वपूर्ण फसलों के मूल्यों को स्थिर करने हेतु इस कोष का गठन किया गया था, ताकि इससे संबंधित कृषक जो है लाभान्वित हो सके। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन वर्ष 2004 में। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन वर्ष 2004 में किया गया था और किसानों को विशेष संरक्षण प्रदान करने, उनके हितों से संबंधित कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से इस आयोग का गठन किया गया था। कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन इसके अध्यक्ष है। यह आयोग सभी तक 5 रिपोर्ट पेश कर चुका है। मिश्रित खेती क्या है? कृषि हो, पशुपालन, सभी की सभी। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है। मिश्रित खेती के अंतर्गत कृषक वर्ग कृषि एवं पशुपालन दोनों आर्थिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ग्रामीण विकास में इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, ऑप्शन ए। दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में पहला है, जबकि अमेरिका का स्थान दूसरा है। श्वेत क्रांति के पश्चात भारत में दुग्ध उत्पादन का तेजी से विकास हुआ। वर्गीज कुरियन जो कि अमूल के फाउंडर हैं, जिसे मिल्क मैन के नाम से जाना जाता है, इस क्रांति के सूत्रधार थे। निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की प्रजाति नहीं है? तो भदावरी भी है, मुर्रा भैंस भी होती है, नीला रवि है, लेकिन गद्दी जो है या नहीं। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए भाई, गद्दी एक जनजाति समूह हो जाता है हिमाचल प्रदेश का। अगला जो प्रश्न है कि एक भेड़ की प्रजाति आपको बताना है कौन सी होगी। तो इसमें जो बीकानेरी है भेड़ की प्रजाति है। बीकानेरी भेड़ की प्रजाति जो राजस्थान में बहुत संख्या में पाई जाती है। जमुनापारी बकरी की प्रजाति है। इस बीकानेरी भेड़ से अधिक मात्रा में उनकी प्राप्ति होती है। चलो अगला प्रश्न, और यह अंतिम प्रश्न है, इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नीली क्रांति के अंतर्गत निम्न में से किन कार्यों पर बल दिया गया है? तकनीकी विकास, मत्स्य कृषि को बढ़ावा है, सहकारिता एवं विपणन को बढ़ावा। यहां पर आप कह सकते हैं उपरोक्त तो सभी। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। मछली उत्पादन से संबंधित क्रांति को नीली क्रांति कहा जाता है। इसकी शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। इसके अंतर्गत 3 कार्यों पर मुख्य रूप से बल दिया गया, जो इस प्रकार हैं। मशीनी एवं तकनीकी विकास, मत्स्य कृषि को बढ़ावा देना, सहकारिता एवं विपणन की सुविधा को बढ़ाना। दोस्तों इसी 70 क्वेश्चन के साथ आपका चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है।